नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाला है TST PST PRT 2024 वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। और अगर आप स्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे जो CET वाला जो एग्ज़ाम है वो लिया जाए, तो इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इन एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहले हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके जो अन्य सब्जेक्ट जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम करेंगे। तो जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि जो हरियाणा है यहाँ पर जो फसलें हैं इनमें से एक नहीं है, जो प्रमुख जो फसल है वो कौन सी नहीं है। अब गेहूं, चाय, चावल या फिर मक्का कौन सी है जो प्रमुख फसलों के अंतर्गत नहीं आती है। अब इनमें अगर हम देखें तो जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात जो चाय है इसको माना गया है। और फिर हम इसके अलावा अगर यहाँ पर जो अन्य जो फसलें हैं इनको अगर हम देखें, जैसे गेहूँ आ जाती है और ये चावल है, मक्का है, तो ये सारी इसमें आ जाएंगी। तो इसके अलावा फिर और कौन कौन सी हैं, गेहूँ, जैसे चावल तो हो गई, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन और आलू, तो ये जो है इनकी प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद है हरियाणा प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये किस फसल उत्पादन क्षेत्र के अनुकूल है। दक्षिणी क्षेत्र तिलहन, दलहन, चावल या दोनों के लिए। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो तिलहन और दलहन इसे माना गया है दक्षिण क्षेत्र जो है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, तो इस कारण से जो वहाँ पर अधिक पानी वाली जो फसलें हैं वो नहीं होती हैं, तो कम पानी वाली जो फसलें हैं ये होती हैं। तो तिलहन दलहन जो आ जाएगा अगर ये बांगर का दक्षिण वाला क्षेत्र अगर जो है पूछ लिया जाए। और पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें कपास होता है। मध्य और उत्तरी क्षेत्र जो है इसमें गेहूं और धान जो है होती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 1967-66 जो है इसके दौरान हरियाणा का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है कितने टन था। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो 25.92 लाख टन था। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में पहली कृषि जो समगणना हुई थी तो ये कब हुई थी, 1968, 69, 75, 76, 70, 71 या 80, 81 में। तो पहली कृषि जो गणना हुई थी और ये हुई थी वर्ष 1970-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए यह योग्य है, मतलब खेती होती है उस पर, 86, 88, 87 या 90% भाग पर। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये 86% जो है इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 2019-20 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि और से संबंधित क्षेत्रों का जो योगदान था, स्थिर कीमत 2011-12 के अनुसार ये कितनी जो इसमें पाई गई है। और इसमें जो है ऑप्शन आएगा सी, तो कितनी थी ये 16.6%। इसके बाद है राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 2, 4, 3 या फिर 5 में। तो जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। अब कितने हैं, तो इनकी संख्या 2 है, जिसमें एक तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी आ जाएगा। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें चावल, गेहूं, सब्जियां और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों की खेती ये होती है। और जो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है इसमें फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और उष्ण कटिबंधीय फलों की खेती की जाती है। तो ये 2 जो है इसमें भागों में इन्हें बांटा गया है। इसके बाद है हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है ये कृषि जलवायु क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। इसमें फल सब्जियों की, जड़ी बूटियों की, औषधीय पौधों की या इन सभी की। तो दक्षिण पश्चिमी जो है यहाँ पर पूछा गया है और दक्षिण पश्चिम जो है इसमें इन सभी को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य कृषि फसल जो है ये कौन सी है। हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य कृषि फसलें, खरीफ की, रबी की, तिलहन या ए और बी दोनों। तो
मुख्य फसलें जो है, मुख्य फसलों के अंतर्गत ये खरीफ की और रबी की ये दोनों आ जाती हैं। और खरीफ और रबी की कैसे, जैसे खरीफ वाली होगी जो इसकी जो होती है जीरी वाली, तो ये आ जाती है। और रबी की जो ये गेहूं वाली जो फसलें हैं ये आ जाती हैं। रबी की जो फसलें ये अक्टूबर नवंबर जो महीना इसमें बोई जाती है। जैसे अब ये अक्टूबर चल रहा है, तो अब अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने जो है, इनमें ज़्यादातर जो गेहूं है इसकी बुआई की जाती है। और आषाढ़ी फसल इसको कहा जाता है, रबी की जो फसल होती है। और रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, जैसे गेहूँ हो गई, चना हो गया, मटर, जौ, सरसों, ये सारी अभी बोई जाती हैं। और ये खरीफ वाले की बात करें तो ये कब होती है, तो जैसे जून जुलाई के महीने में जो है इसको लगाया जाता है। और अब ये कट रही हैं जैसे जीरियाँ अक्टूबर नवंबर में, तो ये खरीफ की फसल है। और इसके सावनी फसल भी कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत और कौन कौन से आ जाएंगी, तो इसमें चावल आ जाएंगे, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, खरीफ दालें, ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है रबी फसलें, ये किस सीजन में उगाई जाती हैं, गर्मी, बरसाती, सर्दी या सूखे में रबी की फसलें। अब इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो जैसे अब सर्दी आने लग रही है तो अब ये गेहूँ बोई जाएगी। रबी की फसलें जो जिसमें आती हैं, तो अब ये सर्दी में होती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं। और खरीफ वाली गर्मी में लगती है, सर्दी में काटी जाती है। इसके बाद आ जाता है रबी फसल को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, आषाढ़ी, अगहनी, सावनी या कार्तिक फसल रबी की फसल। तो रबी की जो फसल है इसको आषाढ़ी फसल कहा जाता है। और ये तो बात होगी रबी की। और अगर ये खरीफ वाली आ जाए तो इसे सावनी फसल कहा जाता है। इसके बाद रबी की फसलों के जो उदाहरण हैं यहाँ पर कौन कौन से रबी की फसल में, जौ गेहूँ, मूंगफली गेहूँ, दान जौ, मटर और मक्का। अब ये जो सर्दी वाली कह सकते हैं आप, अब जो लगेगी ये, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है जौ और गेहूँ। इसके बाद आ जाता है खरीफ की फसल प्राय किस माह में बोई जाती है, चैत्र में, सावन भादों में, पौ में या कार्तिक में। अब ये देसी महीने हैं, इसमें उड़ा जाते हैं, क्योंकि ये जीरी जो है, जीरी की फसल से आप समझ सकते हैं खरीफ की। तो किस माह में बोई जाती है, और इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो सावन भादवा जो है, भादवा क्या देते हैं जिसको, सावन भादवा, तो इसमें है। इसके बाद आ जाता है खरीफ फसलों को कहा जाता है नगदी, ग्रीष्म, खाद्य या शीत ऋतु की फसल। खरीफ फसलों को तो क्या कहा जाता है इनको, और इसको कहा जाता है ग्रीष्म फसल, क्योंकि ये जो है गर्मी में लगती हैं और सर्दी में, अब जो अक्टूबर नवंबर का महीना इसमें काटी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है जो खरीफ फसलें, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, चावल, ज्वार, मक्का या फिर ये सभी। और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो ये सभी की सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा में इनमें से किस खाद्य की खेती की जाती है, कौन सा खाद्यान्न है जिसकी खेती की जाती है हरियाणा में, चावल, चना, गेहूँ, ये सभी। तो हरियाणा में तो ये सारी होती हैं। इसके बाद है गेहूँ की खेती के लिए कौन सी दशाएं जाओ जरूरी होती है, आवश्यक है, समतल धरातल को होना, दोमट मिट्टी को होना, वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर हो, या ये सभी। तो इसके लिए जो इन सभी को होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का शीर्ष गेहूं उत्पादक जिला कौन सा, जहाँ पर ज़्यादातर गेहूं होती है, सिरसा, जींद, हिसार या फतेहाबाद में। तो ज़्यादातर तो जो गेहूं जो है ये सिरसा में होती है। इसके बाद आ जाता है इनमें से किस फसल को दूसरों की तुलना में अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, धान, तिल, गेहूँ या अलसी को। तो अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब इससे आप समझ ही गए होंगे, पानी की जरूरत जो है धान में लगती है, जीरी में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, रेवाड़ी या सिरसा और फरीदाबाद में। तो ये कौन सा है जहाँ पर चावल की पैदावार होती है, सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार। तो इसमें जो है ये करनाल आ जाएगा, धान का कटोरा भी कहा जाता है करनाल को, तो करनाल और कुरुक्षेत्र यहाँ पर होती है। इसके बाद हरियाणा प्रदेश का जो प्रमुख चावल उत्पादक जिला है वो कौन सा है इनमें, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल या सभी। तो हरियाणा प्रदेश का प्रमुख चावल उत्पादक जिला, सबसे ज़्यादा जीरी लगती है वहाँ पर चावल होते हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन डी माना गया है, ये सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ऊपर, वाटर लेवल कह सकते हैं क्या ऊपर है, तो चावल की खेती होती है वहाँ पर।
इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल या जींद। तो चावल कहाँ पर होंगे ज़्यादा? जहाँ पर वाटर लेवल ऊपर ही होगा। अब इनमें कौन सा क्षेत्र है जहाँ वाटर लेवल से ऊपर ही है? वैसे तो करनाल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, लेकिन इनमें से अब एक बताना कौन सा है। अब इनमें से जो देखें तो जो करनाल है इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल विदेशों में निर्यात किया जाता है? कैथल, सोनीपत, फतेहाबाद या यमुनानगर। तो किस जिले से बासमती चावल की खेती बाहर भी जाती है, दूसरे देश में, विदेशों में निर्यात होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा ये वाला रहेगा। तो कौन सा है? ये कैथल है। कपिल स्थल भी कहा जाता है इसको, कपिल मुनि के नाम से। इसके बाद हरियाणा के किस कृषि फल का 60% से अधिक निर्यात करता है? तो कौन सी फसल है जिसका 60% से ज़्यादा निर्यात होता है? बासमती चावल का, चना, कपास या सरसों का। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जो एक्सपोर्ट जो होगी ये बासमती चावल है। इसके बाद है मक्का की खेती के लिए कौन सी अनुकूल दशाएं हरियाणा प्रदेश में मौजूद हैं? मक्की के लिए गहरी दोमट मिट्टी को होना, 25 डिग्री से 30 डिग्री के तापमान को होना, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा को होना, या ये सभी। तो मक्की जो होती है, मक्का की खेती, तो इसके लिए तो ये अगर करनी हो तो इसके लिए कैसा वातावरण वगैरह होना चाहिए? तो इसके लिए जो ये सारी सारी स्थितियाँ होनी चाहिए, जैसे गहरी दोमट मिट्टी हो और तापमान 25 से 30 तक हो और वर्षा जो 50 से 100 तक हो जाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक है? ज़्यादातर जहाँ वहाँ पर ये मक्की लगाई जाती है, मक्का के जो उत्पादन होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो ये पंचकुला है। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है? कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा ज्वार होती है वहाँ पर? झज्जर, सिरसा, रोहतक या महेंद्रगढ़ में। अब ज्वार जो होगी तो ये रोहतक में होगी, जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर होती है इस प्रकार की फसलें। तो ये ज्वार जो है रोहतक में मानी गई है। इसके बाद है किस अनाज को मोटा अनाज एवं निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है? किस अनाज को मोटा अनाज एवं निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा गया है? ज्वार, बाजरा, जौ या चावल को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हमारा हो जाएगा, तो ये बाजरा है, तो जिसको मोटा अनाज एवं निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में बाजरे का उत्पादन किया जाता है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी या सभी में। तो कौन सा जिला जहाँ पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है? तो बाजरे का जो उत्पादन है सभी होता है, जहाँ पर महेंद्रगढ़ आ जाए, गुड़गांव आ जाए या फिर भिवानी, तो इन सभी में बाजरा उत्पन्न होता है। इसके बाद है हरियाणा में जौ का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? भिवानी, हिसार, सिरसा या सभी। जौ का, तो जौ के लिए जो जान जाते हैं ये सभी आ जाएंगे, जिसमें भिवानी, हिसार और सिरसा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? चना का उत्पादन होता है जहाँ पर ज़्यादा। भिवानी, रोहतक, सिरसा या हिसार। चने का उत्पादन, अब चने का जो उत्पादन है इसके लिए जो है ये भिवानी सी आंसर हमारा रहेगा। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में गन्ने की खेती के लिए कौन सी अनुकूल दशाएं विद्यमान है? उष्ण आर्द्र जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा को होना, या ये सभी को होना। तो हरियाणा में गन्ने की खेती के लिए कौन सी अनुकूल दशाएं विद्यमान है? तो इसके लिए जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा हमारा, जिसमें उष्ण आर्द्र जलवायु को होना जरूरी है, उपजाऊ मिट्टी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में गन्ने का उत्पादन होता है? यमुनानगर, सोनीपत, करनाल या इन सभी में। तो गन्ना जो होता है ये ज़्यादातर जो यहाँ पर पूछा गया है तो ये इन सभी में ही होता है। और यमुनानगर जो है यहाँ पर तो या इसी की सबसे बड़ी ये शुगर मिल भी है, सरस्वती शुगर मिल। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन से कपास का उत्पादन होता है? देसी, अमेरिकन, जापानी या इन दोनों का। तो हरियाणा में कौन से कपास का उत्पादन होता है? तो कपास जो है यहाँ पर ये दोनों आ जाएगा, जिसमें देसी भी है और अमेरिकन भी है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है? तो ये सिरसा, हिसार, जींद या भिवानी में। तो कपास की खेती होती है। अब कपास ये इस प्रकार की फसलें हैं, जैसे कि हमने बात की, जहाँ पर वाटर लेवल नीचे होता है, बहुत कम पानी होता है, वहाँ पर होती है इस प्रकार की फसलें। तो इसके लिए जो है ये ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये सिरसा ही है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर तिलहन फसलों का एक उदाहरण कौन सा है? जई, सरसों, जौ या चना। तिलहन फसलों का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? तो ये सरसों है, जिनसे तेल निकलता है।
इसके बाद है हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो किस जिले का दूसरा स्थान है? तो भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार है, तो दूसरा जिला करनाल, फरीदाबाद, रोहतक या महेंद्रगढ़ कौन सा है? तो दूसरा जिला जो है ये महेंद्रगढ़ है, और सबसे ज़्यादा खनिज भी पाए जाते हैं यहीं पर। इसके बाद है हरियाणा का प्रमुख तिलहन अर्थात सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी या ये सभी? तो तिलहन अर्थात सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है, यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये सब भी आ जाएंगे, जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांव और भिवानी। नेक्स्ट आ जाता है बागवानी फसलों के अंतर्गत किसकी खेती होती है? फल, फूल, सब्जी या इन सभी की? तो बागवानी जो फसल है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो ये सभी आ जाएगी, जिसमें फल, फूल, सब्जी ये वाली जो फसलें हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, और उसके बाद फिर हमारे जो नए सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज द मॉडिफायर एंड विच वर्ड डज इट मॉडिफाई? ए स्ट्रॉन्ग वाइंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन टुडे। तो यहाँ पर इसके आपने जा बताना है कि कौन सा शब्द संशोधक है और एक किस शब्द को संशोधित करता है। क्या शहर में तेज हवा चली? अब यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी को, स्ट्रॉन्ग मॉडिफाई द नाउन विंड, जो है यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है, प्रबल संज्ञापन को संशोधित करता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन ऑफ द फ्लोइंग पैसेज। What a large melon, I think I must buy it. What do you ask for it, may? My boy said he. तो क्या यह क्या बड़ा खरबूजा है, मुझे लगता है मुझे इसे खरीदना चाहिए। आप इसके लिए क्या पूछ रहे हैं, मेरे लड़के ने ये कहा। तो इट माई बॉय सेड ही। तो सही जो आपने पंक्ति करनी है कुछ इस तरीके से दी गई है, और जब हम इसे यहाँ पर क्रम वाइज सही वाक्य के अनुसार इसे बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसमें? इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है डी वाला इसका बनेगा। तो व्हाट ए लार्ज मेलन, आई थिंक आई मस्ट बाय इट, व्हाट डू यू आस्क फॉर इट, माई बॉय सैड ही। तो इस प्रकार से बनेगा। कितना बड़ा खरबूजा है, मुझे लगता है मुझे इसे खरीदना चाहिए, तुम इसके लिए क्या पूछ रहे हो, मेरे बेटे ने उसे कहा। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये कॉमा वगैरह लगने हैं तो ऐसे जो आपने लगाने हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन, आई हैव अबाउट ए हाउस। तो इसमें आपने सही जो इसको बताना है कौन सा आएगा। तो आई हैव अबाउट ए हाउस, मैंने घर खरीदा है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन एक, तो ही सेड दैट ही हैड बाउट ए हाउस। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका बनेगा, उसने कहा कि उसने घर खरीदा है, ही सेड दैट। तो हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा, ही हैड बाउट ए हाउस, ही सेड। तो यहाँ से जो हो जाएगा कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फ्लोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वर्ड। ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे। तो इसका जो आपने यहाँ पर बतलाना है, उन्होंने कहा कि मैं कल आया था, ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे। तो सही इसका कौन सा है? अब यहाँ पर अगर हम इसमें सही देखें तो जो ऑप्शन बी को माना गया है, ही सेड दैट ही हैड कम, हेयर का देर में चेंज हो जाएगा और यस्टरडे प्रीवियस डे में। तो ही सेड दैट, आई ही के अनुसार चेंज होगा, ही सेड दैट ही हैड, और कम केम कम वैसे ही, और ही हैड कम हेयर का देर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट आ जाता है जो द करेक्ट एंटोनिम्स, इसका जो विपरीतार्थक जो होता है विलोम उल्टा वो बताना है यहाँ पर। तो इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा बनेगा?
परोपकारी कह देते हैं इसको। अब इसका जो परोपकारी का जो उल्टा बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो मानवद्वेषी जो होता है वो कह देते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइडियम ऑफ आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन आफ्टर ब्लैक एंड ब्लू। तो जैसे हिंदी में होती है मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो वैसे है ये। तो इसका बताना आपने यहाँ पर क्या बनेगा। तो ब्लैक एंड ब्लू, काला और नीला, इसका मतलब क्या लिया गया है यहाँ पर। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, बीट इन ए सर्वर मैनर। तो इससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है बुरी तरह से पीटना। ब्लैक एंड ब्लू, बीट एंड ए सर्वर मैनर। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी करेक्ट आइडियम जब बताना है, जो ए वर्स्ट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, इसका बताना है क्या बनेगा। तो भारत में धर्म और राजनीति के मिश्रण ने अव्यवस्था की स्थिति को और बदतर बना दिया है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, हेल्टर स्केल्टर, जो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और अस्त व्यस्त जिसको कह देते हैं, हेल्टर स्केल्टर मतलब अस्त व्यस्त। इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो आपने यहाँ पर बतानी है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स राम एंड सुरेम। अब ये दो है यहाँ पर, राम और श्याम। तो दो के बीच में जो होता है किसका प्रयोग होगा। तो दो जो कैंडिडेट होंगे, दो जो व्यक्ति होंगे, इनके बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द प्रॉपर वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट। तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट ये इसको क्या कहा जाता है। जैसे कुत्ते के बच्चे होते हैं हम पिल्ला कह देते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो हाथियों के जो ग्रुप हैं उनको क्या कहा जाएगा, हेयर, कैटल, फ्लॉक या बंच। जैसे अब ये तो बंच जो होता है वो उसको क्या देते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा हो जाता है। तो हाथियों का जो क्या होता है, समूह, झुंड क्या होता है। तो इसको जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, हेयर, जो इसको कहा जाता है झुंड, हाथियों का झुंड, क्योंकि ये कैटल जो मवेशी जो होते हैं उनको कह देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो स्पेसिफाई वर्ड फॉर द लाउड नॉइस मेड बाय एन एलिफेंट। जो ये एलिफेंट जो आवाज़ निकालते हैं उनके बारे में पूछा गया है, उनकी आवाज़ कैसी होती है। अब जो हाथी जो है इनकी जो ऑप्शन बी वाली रहेगी, ट्रम्प जाए करते हैं, क्योंकि ये ने जो है ये हिनहिनाना होता है, एक बड़े ये अलग होते हैं, तो हाथी जाए ट्रम्प करते हैं। इसके बाद आ जाता है करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर सही है एक, अब सही जो इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम सही देखें तो इसमें जो ऑप्शन बी है इसको माना गया, द कॉमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वाज द फनीस्ट मैन ही हैड एवर सीन। तो इसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है कि कॉमेडी क्लब का जो कॉमेडियन था वो सबसे मजाकिया आदमी था जिसने हमने कभी देखा था। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो एक वाक्य सही है यहाँ पर। अब इनमें जो सही वाक्य है वो कौन से वाला है। सही वाक्य की बात करें तो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर, ही एंटर्ड द रूम। तो इसी को जो यहाँ पर सही इसमें माना गया है, वह कमरे में दाखिल हुआ, ही एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच करेक्ट इज प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर भी प्रेपोजिशन ही बतानी है। माय फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी माय सक्सेस। तो इसमें फॉर, एट, ओवर या ऑन, तो इसमें जो यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला, ऑन माई सक्सेस। तो क्या आएगा, ऑन माई सक्सेस। तो मेरी सफलता पर जो उन्होंने बधाई दी। तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें
माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है टिक द करेक्टली पंचुएटेड। यहाँ पर भी सही जो वाक्य है वो आपने बताना है कौन सा है इसमें। अब सही वाक्य जो है इसमें ऑप्शन बी वाला है। तो जैसे ये नाम है गंगा, तो इनसे पहले दा का प्रयोग होगा। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयास। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फ्लाइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। अब यहाँ पर भी गलत है एक। अब गलत है एक कौन सा, तो ये ऑप्शन टी में दिए गए हैं CELEBASY, तो इसको माना गया है। अब इसका क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आता CELIBASY, तो इस प्रकार से बनता, ये गलत है। CELIBASY ये होना चाहिए था। तो ये हमारे जो इंग्लिश जो ग्रामर है इसके क्वेश्चन थे। और फिर इसके बाद हमारे जो यहाँ पर आपके अन्य सब्जेक्ट है मैथ से, तो उसका क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्वेश्चन है कि 4% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 169 हो जाएगी। तो ये राशि कौन सी है। तो यहाँ पर जो इसमें राशि है ये 156 रुपये है, 156 रुपये 25 पैसे की। नेक्स्ट है 3 संख्याओं का औसत है 28। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या यहाँ पर इसमें पूछी गई है। तो इसमें क्या आपने मानना होगा, मानना जैसे पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी 4x, क्योंकि आप पता 3 संख्या का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो फिर जब हम इसे समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, तो समीकरण जो इसका बन जाएगा ये x प्लस में 2x प्लस में 4x बराबर 3x गुणा में 28। ये गुणा में, तो यहाँ पर जाए गुणा में 28 हो जाएगा, गुणा 28। और फिर जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7x बराबर 3 गुणा में 28। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 3 गुणा में 28 बटे में 7, 7 चौक 28, 4 तिया 12, तो 12 आ जाएगा। और फिर तीसरी संख्या हो जाएगी 4x बराबर 4 गुणा में 12, कितनी हो जाएगी 48, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 300। यदि 25% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य फिर इसमें ज्ञात करना है, तो इसमें भी वैसे ही मान लेते हैं इनको भी। तो माना विक्रय मूल्य या x हो जाएगा, विक्रय मूल्य x हो जाएगा और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का 300, x प्लस 300 ये रुपये है। तो फिर जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 300 बटे में x प्लस में 300 गुणा में 100, तो निकल के आएगा 25। तो फिर होगा x प्लस में 300 अर्थात 1200 और फिर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 1200 में से 300 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कितने दिन में कर देगा 120 दिन में। नेक्स्ट आ जाता है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय करता है। तो पूरे सफ़र के लिए उसकी जो औसत गति है ये कितनी रहेगी।
तो औसत गति जो है कितनी रहेगी, तो ये हो जाएगी 7 किलोमीटर घंटा की। तो कुल दूरी कितनी है इसमें, ये हो जाएगी कुल दूरी, यहाँ पर कर लेते हैं हम। कुल दूरी कितनी है, 30 प्लस में 40, और अर्थात कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर की। तो कुल समय फिर कितना है, समय हो जाएगा यहाँ पर 30/6 प्लस 5, अर्थात कितना जाएगा 10 घंटे। फिर यहाँ पर गति वाला जो सूत्र है वो आपने लगाना होगा गति का। तो गति का जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, दूरी बटे में समय, तो कितना हो जाएगा 70/7, कितना आ जाएगा 70/10 है, 10, तो कितना आ जाएगा 7। इसके बाद है एक LCD टीवी सेट का क्रय मूल्य इतना है, यदि उसके प्राइस वैल्यू में 10% की दर से ह्रास होता है तो 3 साल की समाप्ति पर कितनी कीमत होगी। तो कितनी कीमत हो जाएगी इसकी, तो कीमत जो है इसकी हो जाएगी 72,900। नेक्स्ट आ जाता है एक 3 अंकीय संख्या का 30% 190.8 है, उस संख्या का 125% क्या होगा। तो 125% क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 795। नेक्स्ट आ जाता है 5 अनुक्रमिक विषम संख्याएं A B C D और E का 95 है, C और E का गुणनफल क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9405। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, पानी से भरे एक पात्र का वजन है 40 किलोग्राम, यदि उसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। तो खाली पात्र का जो वजन है वो कितना होगा। तो इसमें क्या है, खाली पात्र का जो वजन है कितना x किलोग्राम है, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस में जो पानी है तो कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा फिर ये x प्लस में जो पानी है और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में जो पानी है कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम, 60 kg। तो x बराबर क्या हो जाएगा फिर, तो x बराबर हो जाएगा ये 60 माइनस में 40, कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा ये 20 किलोग्राम। नेक्स्ट आ जाता है एक संख्या है, यहाँ पर ये दी गई, इसका मान निकालना है आपने, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये बनेगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात 4 जो इसका आएगा। इसके बाद जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे एक ये शब्द दिया गया है बेंगलोर BANGALORE, इसका कोड भाषा में ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं इनके आगे आपने यही संख्या लिख लेनी है, 9 8 7 6, इस प्रकार से संख्या लिख लेनी है। जो जिसके आगे सामने है वही आपने फिर यहाँ पर देख लेनी है जो इनका कोड है। तो ये वाला कोड ही इसी में सेम है, तो जब हम इसे रखेंगे तो ये बन जाएगा 255 438। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर लुप्त संख्या। अब लुप्त संख्या देखनी है इसमें कौन सी है, किस प्रकार से बना है ये। तो यहाँ पर जो है ये वर्ग है इनका, जैसे ये 8 का होता है 38 64, ये 6 का है, 8 में 6 गए 2। अब यहाँ पर ऐसे इसका है निम 81 होता है, और 5 5 25, 9 5 गए 4। अब ऐसे ये 144 है, ये 12 का होता है और ये 4 का है, 12 में से 4 गए 8। तो इस प्रकार से जो है इसका हल होगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक जो समीकरण दिया गया है, ये आपने हल करना है। इसमें देखना है कि कौन सा वाला इसमें फिट आएगा। बॉडमास वाला जो नियम है वो आपने लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो जब हम इसे हल करेंगे तो जो है इसका ऑप्शन डी वाला बनेगा। तो ये जो चिन्ह है अपने यहाँ पर रखने होंगे, भाग और बराबर का। तो फिर ये 13 बराबर 13 आएगा। नेक्स्ट आ जाता है सैनिक के 2 दस्ते ए और बी क्रम से उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे थे। उन्हें निम्न आदेश मिला,
दाएं घूमो और बाएं घूमो, बाएं घूमो बाएं घूमो, अंत में दस्ते ए और बी किस दिशा में देख रहे होंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं इनको दिशाओं के अनुसार, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो इस प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो दक्षिण उत्तर जो है इनका सही आंसर आएगा। ये जैसे ये है, ये दायां होता है और ये बायां होता है, तो ऐसे आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 2003 में कुछ महीनों के 31 दिन हैं, 28 दिन कितने महीनों में हैं। तो कितने महीनों में होंगे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1 महीना। 28 दिन का फरवरी महीना होता है एक ही। तो 2003 क्या साधारण वर्ष है, तो फरवरी महीना है जो यहाँ पर 28 दिन का होगा। नेक्स्ट आ जाता है 5 खिलाड़ियों की एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है, सीता वाणी से छोटी परंतु रानी से बड़ी है, नीता मेरी और रानी से छोटी है, रानी मेरी से बड़ी है। इस टीम में किसकी आयु 5 से मध्य में है। तो बीच वाली जो आयु है वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो इसमें जो है इस प्रकार का क्रम है, जैसे वाणी हो गया, फिर उससे आगे सीता है, सीता से रानी, रानी से फिर मेरी और नीता। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर क्रम है। तो ये रानी जो है यही बीच में होगी। तो सेंसर जो ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा। इस प्रकार का क्रम है इनका। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। याद, जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है ये वाला, इसके पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले जाएं, अनंतर शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिख दिए जाएं, तो उस शब्द का मध्यवर्ती अक्षर कौन सा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम PPPIH, फिर इससे आगे का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा NOWAD, फिर इससे आगे MSAI, ऐसे होगा। तो बीच वाला जो है इसमें कौन सा आएगा, W, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है P क्यू आर का क्रम। कितनी बार ऐसे कि क्यू अक्षर P और R के बीच में आया है, इसमें बताना है। तो इसमें जो क्रम है ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, एक तो यही हो जाएगा PQR, फिर एक और है इससे आगे PQR, एक यहाँ भी होगा PQR, और एक हो जाएगा PQR, एक हो जाएगा PQR, एक हो जाएगा PQR। तो देख सकते हैं 1 2 3 4। इसके बाद यदि 1986 को कोट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है 2 और 2345 को ऐसे, तो ये जो है इसको कैसे लिखा जाएगा। अब जो ये है जैसे त्रिभुज है, ये इनके स्थान पर अपने ये वाले चीज रख लेने हैं, तो फिर देख लेना इनके स्थान पर कौन सा अक्षर बनेगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा इसमें 8 6 5 3 2 4। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे एक घन दिया गया है, तो 3 अवस्थाएं दिखाई गई जिसमें अंक जो 1 है इसके विपरीत फला पर कौन सा अंक आएगा। तो विपरीत जो यहाँ पर बताना है। तो 2 3 5 और 6 संख्या 1 के आश्रय फलकों पर है, तो 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, फिर 1 के जो है 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।